इस कार्यक्रम के सभी पात्र वास्तविक है। देश काल और वातावरण से इसका सीधा संबंध है। आए हुए गेस्ट को ना तो हमने पैसे दिए हैं और ना ही आगे देंगे। कार्यक्रम में गेस्ट के विचार अपने हैं, इसमें हमारा कोई दबाव नहीं है। फिर भी गेस्ट भविष्य में किसी प्रकार का हमें डंडा करते हैं तो बता दूं कि मेरे चाचा सीलमपुर थाने में सब इंस्पेक्टर है। कार्यक्रम देखते वक्त या देखने के बाद हमारे चैनल अनटोल्ड स्टोरीज बाय द फेमस को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें और 11 लोगों को फॉरवर्ड जरूर करें। कृपा आनी शुरू हो जाएगी। विशेष चेतावनी, 5 साल से कम उम्र के बच्चे बड़ों की देख रेख में कार्यक्रम देखें, नहीं तो उन्हें अनटोल्ड स्टोरीज विद ओपी एंड नमिता की लत लग सकती है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। हम दोनों हाजिर हैं शो लेकर जिसका नाम है अनटोल्ड स्टोरीज विद ओपी एंड नमिता। और जाहिर सी बात है, बार बार बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन बताना बहुत जरूरी है कि नमिता अमेरिका से है और मैं इंडिया से हूँ और हमारे गेस्ट इंटरनेशनल हो जाते हैं जी। और आज के हमारे गेस्ट बहुत ज्यादा स्पेशल हैं और वो क्यों स्पेशल हैं ये आई थिंक ओपी आपको ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे। नहीं, हाँ, स्पेशल इसलिए नमिता, वो अंग्रेजी पत्रकारिता के इतने बड़े नाम है, इतने बड़े चेहरे हैं, इतना बड़ा उनका सफर रहा है। उनके जीवन में बहुत उतार चढ़ाव रहे क्योंकि हाँ। पहाड़ी क्षेत्र से आते हैं इसलिए आज हमने उनको प्लेन क्षेत्र सरफेस में बुलाया है और अपने शो पर आमंत्रित किया है। वो कौन हमारे गेस्ट हैं उनको मिलवाने से पहले छोटी सी एक झलक देख लेते हैं उनकी। बिल्कुल। अनटोल्ड स्टोरीज विद ओपी एंड नमिता के आज के हमारे गेस्ट हैं कर्मा पलजोर। सिक्किम से अपनी जिंदगी का सफर शुरू करने वाले कर्मा ने स्कूल और कॉलेज से ही मैगजीन्स में लिखना शुरू कर दिया था। उनकी पत्रकारिता में इस दिलचस्पी ने हॉबी से प्रोफेशन का रूप तब ले लिया जब उन्होंने मुंबई आकर टाइम्स ऑफ इंडिया से अपने जर्नलिज्म का सफर शुरू किया। फिर CNBC 18। Karma, what are you picking up? The latest coming in from the CBI is that they want Airbus. और फिर CNN IBN के फाउंडिंग मेंबर भी बने। उन्होंने CNN IBN में रहते हुए रिपोर्टिंग और एंकरिंग के कई अवार्ड्स भी जीते हैं और अपनी बेबाक रिपोर्टिंग के लिए उन्हें जाना और पहचाना जाता है। आजकल वो वेल रिकॉग्नाइज्ड और रिस्पेक्टेड न्यूज पोर्टल eastmojo.com के एडिटर इन चीफ हैं। तो चलिए मिलते हैं उनसे। जी हाँ, तो हमारे आज के गेस्ट हैं कर्मा पलजोर। वेलकम सर। हाउ आर यू? वेरी गुड। आप दोनों को नॉर्थ ईस्ट के एक कोने से प्यार भरा नमस्कार। नमस्कार। मेरा हिंदी भी सुभान अल्लाह है, तो मैं थोड़ा मिक्स करूंगा आप लोगों के लिए। हाँ, मेरा एक्चुअली नेक्स्ट क्वेश्चन यही था आपसे कि आप स्ट्रगल कर रहे हैं हिंदी बोलने में, बट हम कोशिश करेंगे कि आप कंफर्टेबल हो जाएं। क्या पता मेरा हिंदी आप लोगों से बेहतर भी हो सकता है, बढ़िया भी हो सकता है। हमारे हिंदी टीचर हुआ करते थे SP सिंह, जिन्होंने ये हम लोगों को एक उनका स्पेशल मेडिसिन था ये वाला, ये मान के हमारा हिंदी ठीक किया था। तो ये सब अलाउ था एजुकेशन में। आजकल हमारे टीचर मतलब हमारे बच्चों को स्कोल्ड करने से पहले ही पूछते कि सर आपके बच्चे को थोड़ा सा स्कोल्ड कर सकते हैं, दीजिए, कोई बात नहीं, पर ये आजकल अलाउ नहीं है ना। तो SP सिंह साहब ये उनका स्पेशल था, तो ये पहले से दिखाते थे, ये इसको बीच वाले को थोड़ा शार्प करके ना लगाते थे। तो वैसे मेरा हिंदी थोड़ा बहुत उनके चलते, उनका आशीर्वाद से ठीक हुआ और हम हमेशा हमारे SP सिंह साहब को याद करते हैं। कर्मा सर, ये बताइए, जब आपका बचपन था और बचपन के बाद एक उम्र आती है जब आदमी चीजों को समझने लग जाता है, तो आपको वो दिव्य शक्ति कहाँ से प्राप्त हुई या क्या घटना ऐसे घटी कि आपको पत्रकारिता का क्षेत्र में जाना है, या वो एक्सीडेंटली हुआ या आपने पहले तय किया था या उसका सफर शुरू किया? क्या है कहानी बचपन से? तो ऐसा था कि मैं जब स्कूल में था तो मैं सिक्किम से हूँ और मेरा स्कूलिंग पूरा हुआ सिक्किम में काशी नामग्याल एकेडमी करके एक स्कूल है, वहाँ हुआ। तो मैंने आपको मेरा जो मेन टीचर है SP सिंह साहब का तो मैंने इंट्रोडक्शन दे ही दिया है। तो हमारे SP सिंह साहब एक वॉल मैगजीन रन करते थे। तो पता नहीं क्यों बचपन से मुझे एक लिखने का शौक था and I love writing. So when I used to write something, जब मैं कुछ भी लिखता था तो SP सिंह साहब को बहुत पसंद आता था कि ये कर्मा ने क्या लिख दिया, बहुत बढ़िया है। मेरा फर्स्ट जो मैंने लिखा था वो मैंने घुंघरू करके मैंने एक स्टोरी लिखा था। तो वो स्टोरी मेरा फर्स्ट पब्लिश हुआ वॉल मैगजीन, उसको बोलते थे वॉल मैगजीन। तब फेसबुक का वॉल नहीं था,
बट एक्चुअली वॉल एक सेक्शन था जहाँ हिंदी सेक्शन वॉल में पेस्ट होता था, हाथ से लिखा हुआ। अच्छा। तो वहां से मुझे प्रेरणा मिला कि शायद मैं कुछ लिख सकूं, कुछ हो सके। तो वहां से एक मतलब स्पार्क था। तब भी मुझे पता नहीं था कि ये जर्नलिज्म क्या है, मास मीडिया क्या है, मुझे कुछ भी पता नहीं था क्या है। पर मुझे एक था कि मैं लिख सकता। उसके बाद क्या हुआ, मैं कॉलेज चला गया। तो बेंगलोर में जाके एक वहाँ एक क्या बोले, एक सुंदर सी कन्या मिल गई जिससे थोड़ा मतलब क्रश नाम का चीज हो गया। तो हम गुफ्तगू करने लगे। तो उन्होंने बोला कि कर्मा मैं लाइफ में मास मीडिया करना चाहता हूँ। अच्छा। तो हम भी सोचे कि ये मास मीडिया क्या है, हमने बाहर में ये सुना नहीं था मास मीडिया भी कुछ ऐसा हो सकता था। तो फिर उन्होंने समझाया कि मास मीडिया ऐसा होता है, ये जर्नलिज्म ऐसा होता है। तो मुझे ये चीज बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। अच्छा। और क्योंकि आई वाज वेरी एक्टिव इन स्कूल, तो कॉलेज में भी मैं एक्टिव होना चाहता था। तो मैं कॉलेज में अपना प्रिंसिपल के पास गया एक बार। तो प्रिंसिपल से मैंने अपॉइंटमेंट दिया, बोला प्रिंसिपल साहब मैं मिलना चाहता हूँ आपसे, मैं सिक्किम से। प्रिंसिपल साहब ने बोला आप लोग नॉर्थ ईस्ट के बच्चे हैं, थोड़ा ध्यान रखिए, आप लोग पढ़ते अच्छी तरह से नहीं है, सिर्फ आप लोग क्लब वब में घूमते रहते हैं, म्यूजिक कॉन्सर्ट में घूमते हैं, आप लोगों का पढ़ाई ठीक नहीं होता, अटेंडेंस ठीक नहीं होता। तो मैंने प्रिंसिपल साहब ऐसा नहीं होता डॉक्टर, मैं कुछ चेंज करूंगा। तो एक साल बाद शिवाजीपुरम डिग्री कॉलेज का जो मैगजीन था उसका बना मैं एडिटर। तो मेरा पत्रकारिता का ये इंटरेस्टिंग रूट वहीं से शुरू हुआ। तो सर जैसे आपने अभी बताया, ये क्वेश्चन था तो नहीं हमारा, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जैसे आपके प्रिंसिपल ने एक प्री कंसीव नोशन होता है, एक प्रेजुडिस होता है कि नॉर्थ ईस्ट से आ रहे हैं तो यही काम करेंगे, वो ज्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं करेंगे। तो कितनी डिफिकल्टी या कितने चैलेंजेस आए आपको सिर्फ ये क्रॉस करने में, ये थ्रेशोल्ड क्रॉस करने में, माइंडसेट क्रॉस करने में, कि कितना प्रूव करना पड़ा आपको? देखो, अगर आपके माइंड में ये कुछ करने का है तो ज्यादा प्रूव करना नहीं पड़ता है। क्या ये बात सच है? ये बात सच भी है कि हम लोग नॉर्थ ईस्ट के लोग म्यूजिक में ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, हम लोग फन लविंग पीपल हैं, बट ये बट नेचुरल है। तो ऐसा भी नहीं है। क्या नॉर्थ ईस्ट के लोग सक्सेसफुल हैं? सक्सेसफुल भी हैं, पर ये एक प्री कंसीव नोशन है, ये ऐसे ही नहीं बना है ना, ये तो हम लोग को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। तो ये बैरियर को क्रॉस करने में मुझे बिल्कुल ज्यादा समय नहीं लगा, बिल्कुल ज्यादा समय नहीं लगा। बट मैं ये कहना चाहता हूँ कि बल्कि जैसे ही मैंने प्रूव किया कि मैं ये जो एडिटरशिप का काम कर सकता हूँ, और मैंने प्रूव किया कि मेरे पास है कुछ मतलब करने के लिए, तब तो एकदम माय शिप सेल्ड। तो जहाज जब पानी में रखने का बात था, तो जहाज अगर मजबूत है तो सेल करेगा ही करेगा। तो हमारा भी चल पड़ा। तो सर आप वो जो कन्या थी जो बीच में मेंशन हुई थी बीच में जिनकी वजह से आप उधर डायरेक्ट हो गए थे, उन कन्या का क्या हुआ? उनका मिस डायरेक्ट हो गया जी। डायरेक्ट हो गया। अच्छा, उनकी वजह से आप सही डायरेक्शन में चले गए, पर वो कहीं और चले गए। वो मिस डायरेक्ट नहीं हुए, वो भी बहुत सक्सेसफुल है। आज भी उतना ही सुंदर है वो। शैलेजा गोपाल, और शी इज हैप्पीली मैरिड, शी हैज गॉट अ वंडरफुल चाइल्ड, और हम अभी भी दोस्त हैं। तो मतलब कभी डायरेक्शन देने के लिए मतलब ये सब का मतलब सहारा यूज करना पड़ता है और राइट डायरेक्शन मिलता है। उनको पता है कि उनकी वजह से आज आप एंकर हैं? हम यही अभी डिस्क्लोज कर रहे हैं, अभी पहली बार आपके अनटोल्ड स्टोरी में हम टोल्ड कर रहे हैं उसको। मतलब ये यूएसपी है कि अनटोल्ड है, इसलिए हमने ये कहीं किसी को नहीं बोला था, इसलिए अनटोल्ड स्टोरी में हमने आपको आज टोल्ड कर दिया है। अरे तो ये क्या बात है। तो आप लोग ब्रेकिंग न्यूज ये आप स्टिकर डाल सकते हैं नीचे कि आज ये रिपोर्टिंग और एंकरिंग में से आपको ज्यादा चैलेंजिंग क्या लगता है? चैलेंजिंग तो कुछ भी नहीं लगता, क्योंकि बिकॉज आई यूज्ड टू लव, आई वाज इन लव विद व्हाट आई वाज डूइंग। तो जब लोग पूछते थे कर्मा 5 साल आप इसके बाद क्या करोगे, मैं हमेशा बोलता था मैं तो यही करूंगा, मैं यही करूंगा। क्योंकि मुझे इतना प्यार था, इतना प्यार था। मतलब एक मेरा क्या होता था कि मतलब जब भी
मेरा एक सूटकेस था, वो हमेशा पैक रहता था। हाँ क्योंकि CNN न्यूज़ 18 में ओपी साहब तो जानते होंगे, जी मुझे डिजास्टर रिपोर्टर कहा जाता था। हाँ भी कोई आपदा आता था, जहां भी हाँ। कुछ भी earthquake आए, फ्लड आए, कुछ भी हो, फर्स्ट पर्सन ऑन द फील्ड हाँ। मैं था। हाँ। राजदीप बोलता था कर्मा चलो निकलो, फोन हाँ। आता था, मैं निकल जाता था, मैं तैयार, मैं निकल जाता था। और ग्राउंड में भी यही था कि मेरा कि लोगों से कनेक्ट करूं और जितना हो सके वो एरिया को मैं ट्रैक करता था, मैं चलता था, मैं भूखा रहता था। मैं उत्तराखंड में मैं शायद 3-4 दिन हम लोगों ने कुछ अच्छा खाना नहीं खाया। हाँ बिस्किट खाया, मैगी, कच्चा मैगी खाया, वाई खाया, जो मिला खाया, पर हम लोगों ने रिपोर्टिंग जारी रखा। 3 दिन के बाद मुझे अभी भी पता है, वहाँ एक एडवांस लैंडिंग ग्राउंड है ALH, वहाँ फाइनली दिल्ली से शायद ये जो गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का एक लंगर का ट्रक लगा था, तो वहाँ हम लोगों को मिला था चावल और राजमा चावल। हाँ छोटे से वो पेपर प्लेट में राजमा चावल मिला था। दैट राजमा चावल आई नेवर फॉरगेट इन माय लाइफ, बिकॉज दैट वाज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल मील्स। वैसे तो मैं मतलब बाहर के देशों में भी बहुत गया हूँ, जब CNBC में था, मिशेलिन स्टार शेफ के रेस्टोरेंट में भी मैं खाया हूँ, स्पेन में ओल्डेस्ट रेस्टोरेंट में भी खाया हूँ, बट जो वो राजमा चावल का जो स्वाद था और जो राजमा चावल का जो सेटिस्फैक्शन था, वो मतलब कोई मिशेलिन स्टार शेफ नहीं बना सकता वैसा। मतलब दैट वाज गॉड गिवन। या और एंड आई एंजॉय एवरी बिट ऑफ दैट जर्नी इन टेलिंग स्टोरी। एंड अभी भी जब लोग मुझे पूछते हैं कि आपका स्ट्रेंथ क्या है, तो मैं बोलता हूँ कि मैं भाई साहब आपको मैं कहानी आपको मैं बता सकता हूँ, और कहानी का बताने का मेन ये है कि आप सोर्स कैसे करते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि न्यूज सोर्स करें, तो जो लोकल लैंग्वेज है वो जानना भी बहुत बहुत इम्पोर्टेंट होता है। जैसे मैं बॉम्बे में था टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ, तो मैं एक थाने प्लस करके एक सेक्शन हुआ करता था, उसके लिए कभी कभी रिपोर्ट करता था। तो मैं थाने में जाता था, बॉम्बे से एक सबर्ब है, और वहां एक बार क्या हुआ कि एक कोई इनकाउंटर हुआ था। तो मेरा फोटोग्राफर था मराठी, और जो वहां के लोकल लोग थे वो लोग मराठी में इतना अच्छा स्टोरी बोल गए, तो वो जो मेरा कैमरामैन को वो लोग जो ब्रीफिंग दे रहे थे, तो वो ब्रीफिंग के लिए कम से कम उन्होंने आधा घंटा लिया, 20 मिनट to आधा घंटा, कि वो ऐसे जंप किया, उसने ये किया, वो किया, उसके बाद पुलिस ने यहाँ से फायरिंग किया। मतलब वो एकदम कलरफुल स्टोरी उनको सुना। तो ठीक है, उसके बाद फोटो वोटो लिए, तो मैं गया अपना बुक लेके ऐसे, तो आप बताइए क्या है, मैं लिखने के लिए तैयार हो गया। तो मुझे बोला कि वो रेल का वहां से जंप मारा, साइकिल था, साइकिल से टकराया, पुलिस ने गोली मारा और मर गया। अच्छा आधे घंटे की ब्रीफिंग में आपको 2 मिनट बता दिया। 2 मिनट में बता दिया। मैं कहानी तो उसमें लिख नहीं सकता। तो मैंने उस दिन से मैंने बोला कि आप लोग मराठी में बोलिए, अगर मुझे बीच में समझने में मुश्किल हुआ तो मैं आपको रोक लूंगा, ट्रांसलेट कर लेंगे। तो द बेस्ट स्टोरीज कम इन द लोकल लैंग्वेज। तो रिपोर्टिंग के कुछ ऐसे किस्से सुनाइए। एक किस्सा तो आपने बातों बातों में सुना दिया, पर कोई किस्से सुनाइए जो जब आपको लगा हो कि कुछ गलती हो गई है या कुछ भी ऐसे सुनाना चाहते हैं, हमसे शेयर करना चाहते हैं। तो मेरा ऐसा हुआ कभी कभी कि सम ऑफ द बिगेस्ट स्टोरीज क्यों आया और कैसे आया, वो आया ग्राउंड लेवल से, बिकॉज आई वॉज ऑलवेज कनेक्टेड। तो यूं होता था कि आप लोगों को भी पता होगा कि दिल्ली में जैसे एक शो होता था, हर साल होता था, जो ट्रेड फेयर है। ट्रेड फेयर होता था, सबको जाना होता था ट्रेड फेयर में, तारीख क्यों पागल हो। और मैं परेशान हो जाता था कि मेरा 3-4 दिन वो धूल खाना हो जाता था। पूरा धूल खा के परेशान हो जाते थे। मतलब हर दिन कुछ ना कुछ शो करो, ये करो, और उनको उसका पास चाहिए होता लोगों को। और दूसरा शो होता है जो ऑटो शो होता है। ऑटो शो का भी लोगों को पास चाहिए होता है। और हमारे दिल्ली के लोग हैं जो कि फ्री का चाहते हैं सब चीज। एक अलग ही मजा आता है, अगर पास मिल जाए तो एक अलग ही रेपुटेशन, एक अलग ही रुतबा मिल जाता है। जी सर, अभी भी कभी कभी फोन आता है कि भाई साहब ऑटो शो होने वाला, आप पास दिला दीजिए।
तो मैं बोलता हूँ आजकल यहाँ आप अरुणाचल में आइए, मैं सेला पास को आप पास पूरा करा दूंगा। हाँ। तो अभी मेरे पास वो वाला पास, तो ये पास में 10-12 मिलता था मुझे, तो वो पास लेके मैं लोगों को बांटता था। तो पास बांटने से क्या होता है, कोई भी मिनिस्ट्री में जाता था ना, तो मेरे लिए रेड कार्पेट बिक जाता था पूरा पूरा रेड कार्पेट, मतलब रेड कार्पेट बिक जाता पास में। तो वो पास के कारण मुझे काफी सारा अच्छा स्टोरी मिला है। तो ये कनेक्ट हुआ, बोला कर्मा सर आप तो हमारा इतना ध्यान रखते हैं, ये चाय पीजिए, पहले चाय पिलाया, उसके बाद बोलते कर्मा सर ये कुछ आया है ऐसा, एक डॉक्यूमेंट अजीब सा ये आया, ये हमको समझे, आप देख लीजिए, पर ये बात बोली कि हमने दिया है। ओह अच्छा। तो ये बढ़िया चीज है। एक बार हुआ यूं कि लोग बोलते हैं कि आप चिंकी हैं और आपके साथ ये क्या रेसिज्म होता है, ये होता है, ये होता है। मैंने ये जो हुआ है ये इसका भी बड़ा फायदा उठाया है। अच्छा। शायद कंट्रोल स्टोरी में मैं ट्रोल करके शायद कल मेरे ऊपर केस हो जाए तो ये पर मैं बोलूंगा। एक बार नेपाल और भारत के बीच में वनस्पति को लेके बहुत तगड़ा लड़ाई हुई, क्योंकि इंडिया नेपाल का वनस्पति के ऊपर ड्यूटी इंक्रीज करना चाह रहा है, तो उसको लेके दोनों देशों में लड़ाई चल रहा है। मैं कॉमर्स मिनिस्ट्री कवर करता था, तो नेपाली डेलीगेशन आया, हम भी खड़े थे पीछे। तो कॉमर्स मिनिस्ट्री का जो भी चपरासी था वो मुझे नहीं जानता था उस टाइम, लकीली मेरा भी स्वागत किया। नेपाली लोग मुझे देख रहे हैं, ये कहाँ से आ गया बंदा। मैंने भी एक कोना देख के मैं भी बैठ गया वहां, और जो वहां लड़ाई हुआ दोनों के बीच में स्टिंग ऑपरेशन। अरे कैसे स्टिंग, उसमें स्टिंग है नहीं, जो आपको मतलब स्वागत किया गया है, स्वागत किया है, राइट, आपको चाय भी दिया है, और आपको काजू और जो एक पेस्ट्री और एक समोसा भी दिया गया, बकायदा इनवाइट किया गया है, बैठिए। बस हमने उस टाइम क्या किया कि मतलब जस्ट टू गिव देम द बेनिफिट ऑफ द डाउट, हमने उस टाइम जो स्नैक्स आया था काजू किशमिश समोसा वो नहीं खाया, मैंने पेस्ट्री नहीं खाया। जैसे ही स्टोरी लिख के मैं बाहर निकल रहा था, तब वो जो उस टाइम का कॉमर्स मिनिस्ट्री का जो पीआईबी ऑफिसर था, उन्होंने मुझे देख लिया। तो उन्होंने कसम लिया कि कर्मा तू ये स्टोरी फाइल नहीं करेगा। ओह गॉड। एक बार फिर क्या हुआ कि बहुत एक हाई लेवल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कुछ मतलब ऐसे ही कुछ नीलामी टाइप का हो रहा था। उस टाइम सिंगापुर के डेलीगेशन आए थे। अच्छा। तो टाई और सूट पहन के एक छोटा सा बैग लेके, जो कभी कभी ये स्पेशली ये जो IOCL, ये जो जितने भी PSU के प्रेस कॉन्फ्रेंस में उस टाइम ये वैक्सीन का बैग मिलता था, सूटकेस बड़ा। वो सूटकेस लेके हम भी घुस गए जी सिंगापुर के साथ। बहुत जगह फिट इन हो गए। ये जो रेसिज्म है ना, एडवांटेज काफी होता है, और सारे जितने भी दिग्गज जर्नलिस्ट है वो बाहर बैठे होते हैं कि कर्मा अंदर घुसा है, ब्रीफिंग देगा बाद में आके। वो मैं फिर अपने अंदर से बाहर आके ब्रीफिंग देता था। तो ये सब मतलब स्टोरीज तो मतलब इतने हैं कि मैं आपको मतलब मैं क्या बोलूं, अब तो मतलब शायद मैं अंदर ही हो जाऊं यार ये शो अनटोल्ड स्टोरीज के कारण। तो एक बार क्या हुआ था कि मतलब हमने सफारी सूट पहना हुआ था, सफारी सूट भी पता नहीं कैसे बन गया था एक। तो उस टाइम हमारे पास हुआ करता था वॉकी टॉकी, तब मोबाइल फोन नहीं था CNBC में, और एक जगह ऐसा था कि जहां जर्नलिस्ट को अलाउ नहीं था। तो वो मीटिंग था, तो मैंने क्या किया, 2-3 हमारे सीनियर जर्नलिस्ट हैं, मैंने उनको बोला कि आप लोग चुप रहिए, मैं जैसे करता हूँ आप वैसे कीजिए। तो उस टाइम ज्यादा मतलब वहाँ बंदोबस्त भी नहीं था, थैंक गॉड, क्योंकि सारे जो मतलब VVIP के बंदोबस्त के जो पुलिस वाले हैं हम लोग को जानते हैं। वहाँ ज्यादा एक छोटा सा मतलब था, तो ज्यादातर वहाँ प्राइवेट सिक्योरिटी था। हाँ, मैंने वॉकी टॉकी एक हाथ में लिया, और मैंने वो जो सिक्योरिटी रोड पे था, मैंने सबको बोला साइड हो जाए, सेक्रेटरी साहब आ रहे, साइड हो जाए सेक्रेटरी साहब। और वॉकी टॉकी हाथ में मैंने बोला साइड हो जाए सेक्रेटरी साहब, और एक तो सफारी सूट पहना है,
तो उनको लगा कि सही में ये पीछे जो आ रहे हैं, और मेरे पास पीछे जो आ रहे थे 2-3 सीनियर पत्रकार थे जो ऊपर से कोट तो पहने हुए थे और नीचे उन्होंने पहना हुआ था वो मतलब स्नीकर जूता, क्योंकि तो हम लोग अंदर तो हो गए, तो बाद में उन्होंने बोला कर्मा तू मरवाएगा यार, अगर जूता देख लेता ना तो उनको पता चल जाता कि हम सेक्रेटरी साहब नहीं, और वो लोग भी लग रहे थे ना ऐसे साइड हो गया और हम लोग तो ऐसे जो आप स्टोरीज लेकर आते थे तो कैसे कैसे उसको बताते कैसे थे कि आपको इन्फॉर्मेशन कैसे मिली है? आप जैसे डिवाइस में जाते थे अंदर? हमारा जो एडिटर ने बहुत पहले ही क्लियर कर दिया था कि जैसे तुम लोग स्टोरी लाना, अब तब था कि चैनल थे रिपोर्टर ड्रिवन, हाँ राइट, डिस्कशन ड्रिवन चैनल नहीं था। रात को 9 बजे डिस्कशन होता था, उस पर जो स्टोरी हम लोग लाए वो होता था टॉप स्टोरी। राइट, आजकल की तरह नहीं कि मतलब 4-10 लोगों को विंडो में लगा दिया और एक दूसरे के साथ लगे पड़े हैं, वैसा नहीं होता। तो एक मुद्दा होता था, उस पे हम लोग पहले एक पैकेज करते थे, वो पैकेज के ऊपर डिस्कशन होता है। राइट, तो स्टोरीज 99% ऑफ द टाइम स्टोरीज पब्लिश होता था। जैसे वो नेपाल वाला वनस्पति वाला स्टोरी उस टाइम मैंने पब्लिश नहीं किया, क्योंकि ऑफिसर के साथ एक रिलेशनशिप था, and she was a very dedicated officer. Shipra Biswas was one of the best officers. So because there was उस टाइम में एक कंफ्यूजन हो गया था, तो मैंने भी ये गलत समझा कि मैं उस मतलब समय का फायदा उठाऊं। राइट, तो स्टोरी पब्लिश नहीं हुआ, बट मेरा जो नॉलेज था वनस्पति के ऊपर, तो मेरा नॉलेज ऊपर हो गया, स्पेशली नेपाल और जो इंडिया के वनस्पति के ऊपर है, तो वो अच्छा है। तो ये सब होता है कभी कभी, एक गिव एंड टेक रिलेशनशिप है। एक और स्टोरी बताओ। हाँ। प्रणब मुखर्जी जी लेट, जी, तो उनके साथ एक बार क्या हुआ कि वो मुंबई और दिल्ली एयरपोर्ट प्राइवेटाइज करेंगे कि नहीं, वो बड़ा एक सवाल था। तो एक हाई पावर्ड कमिटी बनाया गया था, तो वो हेड थे उसका, तो वो स्टोरी के पीछे मैं पड़ा था। तो 4-4 घंटे, 10-10 घंटे, 12-12 घंटे डिफेंस मिनिस्ट्री के बाहर खड़ा रहता था। अच्छा, बहुत मुश्किल था, इट वाज वेरी हॉट। फिर शाम को जाता था उनके घर के बाहर, तो ऐसे ही हेलो हाई में उनका एक पर्सनल स्टाफ था, उनके साथ दोस्ती हो। तो ऐसे ही मतलब आप कैसे हैं, मैं कैसा हूँ, वो ऐसे ही उनको भी माइक से कुछ लगाव था, तो वो देखते थे कैमरा क्या, वो अच्छा दोस्ती हो गया। तो उन्होंने बोला देखो कर्मा जी आप ऐसा मत करो, आप मतलब हर डे टाइम आ जाते हो, आप ऐसा करो कि आप ऐसे इवनिंग में आओ, ये टाइम है जबकि सब लंच करने के बाद हल्का सा एक नैप लेने के बाद जब घर से बाहर निकलते हैं, उस टाइम उनका मूड बेस्ट होता है। अच्छा, वो टाइम में आप ट्राई करो। वो टाइम में मैं खड़ा हो गया, और उनका तो आपको पता ही है, कोई सिक्योरिटी नहीं, कुछ नहीं, एक ही एम्बेसडर ड्राइवर, वो निकले। मैंने बोला प्रणब दा। मैंने बोला सर बाकी का सारा हिस्ट्री ज्योग्राफी मुझे पता है, आप इतना बता दीजिए क्या दिल्ली या मुंबई एयरपोर्ट का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, बस इतना ही चाहिए, बाकी का मेरे पास सारा माल मसाला है। तो उन्होंने बोला यस वर्मा, वी आर वर्किंग ऑन इट, it is definitely going to happen, the modalities are. Thank you very much. Mic off. सीधा सेक्टर 16 ये ना, ये मैं पे पहुंच गए। हाँ, सब ब्रेकिंग। वाह, ये मतलब यही है मजा कि when you are in touch with down सारा मतलब एक लेवल में आपका अगर दोस्ती नहीं है तो आप फेल। एग्जैक्टली। तो सर अगर आप न्यूज एंकर ना होते तो क्या होते? हाउसकीपिंग। हाउसकीपिंग? हाँ, मैं बाथरूम बहुत अच्छा साफ करता हूँ। आजकल थोड़ा प्रैक्टिस नहीं है, लॉकडाउन के टाइम पे थोड़ा बहुत प्रैक्टिस हुआ है, पर मैं बाथरूम नंबर 1 सफाई करता हूँ। मैंने बाथरूम साफ करना सीखा था स्पेन में, उसके बाद मैंने थोड़ा ये बाथरूम साफ करने का टेक्निक सीखा। एक बार स्पेन में क्या हुआ कि एक बार हम लोग मतलब गए थे कोई ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस डिले हो गया, तो मैं बाथरूम में बैठा था। तब बाथरूम साफ करने वाले फिलिपिनो लोग आते हैं, तो वो लोग आए, बोला कि सर कैन वी क्लीन योर रूम।
तो मैंने बोला आप कर लीजिए, आपका काम है, क्योंकि आई डोंट वांट टू डिस्टर्ब यू, नो वी कैन कम बैक लेटर, आई सेड डू इट। तब मैं जब पूरा साफ किया मैं देख रहा था, मतलब घर में भी करता था, हम लोगों का देसी बाथरूम होता ना, तो देसी बाथरूम को कैसे साफ करना, अंग्रेजी बाथरूम को कैसे साफ करना, वो सब मैंने सीख लिया है। तो अभी भी अगर मैं पत्रकारिता नहीं करूंगा तो एक हाउसकीपिंग का जो कंपनी खोल के मैं आई थिंक आई विल बी काफी सक्सेसफुल हाउसकीपर। अरे वाह, बहुत ही यूनिक आंसर दिया सर आपने ये। जो सच बात है वो हमेशा यूनिक ही लगता है। लेकिन सर एक बात सच्ची बात है, और आपने अनटोल्ड स्टोरी में करना पड़ेगा, आप म्यूजिक के बहुत शौकीन हैं, हमने कहीं से सोर्स से पता लगा आपको म्यूजिक पसंद है और गाते भी हैं, आप गुनगुनाते भी होंगे, जाहिर सी बात है जब म्यूजिक का है। कुछ सुनाइए किसी भाषा में जो आपको अच्छी लगती है। जो सिक्किमीज का बंदा कैसे गाएगा वो गाना मैं हमेशा रेडी रहता हूँ। लाखों है यहाँ दिल वालू पर प्यार नहीं मिलता, आँखों में किसी की वफा का इकरार नहीं मिलता, लाखों है यहाँ दिल वाले। थैंक यू। क्या बात है सर। अब अगला जो हमारा सेगमेंट है उसमें आप ना पास बोल सकते हैं, ना नो बोल सकते हैं, ना यस बोल सकते हैं, आपको सवाल का जवाब देना ही होगा। ये ना ये रैपिड फायर है और ना ऐसा कुछ है, लेकिन है थोड़ा खतरनाक सा, तो आपको सवालों के जवाब देने होंगे और लास्ट में हम आपको गिफ्ट हैम्पर देंगे। जैसे हमारे पास कुछ पैसे इकट्ठे होते हैं, हम डिस्क्लेमर में पहले लिख देते हैं, गेस्ट को ना तो हम पैसे देते हैं ना गेस्ट से पैसे लेते हैं। लेकिन ये नमिता शुरू करो सवाल। ये फर्स्ट क्वेश्चन सर, कि कभी एंकरिंग के टाइम पर ऐसा हुआ है कि आपको बहुत भूख लग रही है और आपने देखा अभी 3-4 मिनट का पैकेज है, तो आपने जल्दी से कुछ खा लिया या फिर फटाफट रेस्टरूम हुआ है? ये तो बहुत बार हुआ है, मैंने बहुत बार रेस्टरूम गया हूँ, और कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि रेस्टरूम के अंदर मैंने वो जो टॉक बैक वो सब है वो बंद करना भूल गया, और एक बार मैंने वो प्रोड्यूसर ने बोला है कि भाई साहब कर्मा क्या कर रहा है यार, तेरा ये टॉक बैक खुला है। स्पेशली ये बजट के टाइम में होता है, क्योंकि सेशन बहुत घंटे के लिए स्प्रेड होता है ना, तो जब करते हैं उसके बाद हम लोग जल्दी से दौड़ जाते हैं रेस्टरूम के लिए। तो ऐसा भी शायद हुआ है, मतलब मन धर्म कहानी भी हो सकता है, डिस्क्लेमर। कभी ऐसा हुआ है कि आपने अपनी वेडिंग एनिवर्सरी किसी और से कंफर्म की है? हमेशा, ये तो हमेशा हुआ है। डेट और टाइम और ये सब का मैं मतलब एकदम मेरा दिमाग में नहीं रहता है, मैं हमेशा भूलता रहता हूँ, तो मुझे कॉन्फर्मेशन, डबल कॉन्फर्मेशन, ट्रिपल कॉन्फर्मेशन करना पड़ता है। मैं कभी कभी मैंने ट्रेन का टिकट बुकिंग किया 6:30 का, ट्रेन चला गया सुबह का 6:30, ऐसा भी बहुत हुआ, इसलिए मैं हमेशा मतलब इसमें ट्रबल नहीं रहता। कभी आपने गलती ना की हो और सॉरी बोला हो, किस बात पर और किससे? क्या पता यार, गलती तो हुआ ही होगा, मतलब गलती कभी ना कभी होता ही है। हम लोग जितना भी सोचे कि गलती नहीं हुआ, एक्चुअली गलती हुआ होता है। तो मेरा ये सिचुएशन सिर्फ हुआ है एक ही आदमी के साथ, माय वाइफ गीता गुप्ता, एंड आई हैव सेड सॉरी मेनी टाइम्स एंड आई विल कंटिन्यू टू से सॉरी, चाहे आज हो चाहे कल, मैं हमेशा सॉरी बोलता रहूंगा और मुझे जिंदगी भर सॉरी बोलना पड़ेगा, मैं बोलूंगा हैप्पीली। राइट। सर आप घर के कौन कौन से काम करते हैं? कुछ भी नहीं करता अभी। अरे तभी सॉरी बोलना पड़ता है। करना शुरू कर दीजिए, आपको सॉरी नहीं बोलना पड़ेगा। डेट्स रिमेम्बर कीजिए, घर का काम कीजिए, कभी बीवी को सॉरी नहीं बोलना पड़ेगा। दिस इज माय टिप, ये मैं टिप दे रही हूँ आपको। कैलेंडर, गूगल कैलेंडर, गूगल महाराज को धन्यवाद, गूगल। आपकी अब तक की फीमेल भी हो सकती है, मेल भी हो सकता है, बेस्ट को एंकर? पलकी शर्मा, हाँ, अनुभव बस्ते, सुहासिनी हैदर, सब गुस्सा हो जाएगी। और क्यों? ऋचा अनिरुद्ध। ये डिप्लोमेटिक सब
कोई नाराज नहीं होना चाहिए, छोड़िए सर। मतलब ऐसी सिलसिले, क्योंकि सारे खतरनाक लेडीज है यार, मतलब आपको जिंदगी भर उनको भी सॉरी बोलना पड़ सकता है। स्मिता नायर कभी बॉम्बे में लैंड हो और कहीं कुछ गाली ना मिले और फालतू में सॉरी बोलना ना पड़े, स्मिता नायर। हाँ, लेकिन हम आपका पहला आंसर लेंगे क्योंकि वो दिल से निकला, बाकी आप दिमाग से दे रहे हैं आंसर। रहेंगे सारे के सारे, रखेंगे सारे के सारे। लाइन बड़ी अच्छी बोली आप। On record, everybody is on record. I neither confirm or deny my statements. All are. अच्छा सर, आपको एंकरिंग जब आप करते थे तो आपको अकेले एंकरिंग करना ज्यादा अच्छा लगता था या किसी को एंकर के साथ? को एंकर के साथ, कि जब पंगा होता है ना, को एंकर होने से अच्छा लगता है। हाँ। एक से भले दो। तभी तो मैं और ओपी ये शो करते हैं, एक से भले दो। एक तो एम्बैरेसमेंट हो गया तो दोनों एम्बैरेस होंगे ना यार, मतलब एम्बैरेसमेंट शेयर हो जाएगी। मैं कुछ गड़बड़ी कर देता हूँ तो नमिता के ऊपर डाल देता हूँ, तुमने ऐसा किया। राइट। तो अब हम टुवर्ड्स द एंड ही आ रहे हैं सर, तो हमने आपसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे, आपको हमसे कोई क्वेश्चन पूछना है? क्या है यार, मतलब तुम लोग भी मतलब पहले ही बोल देते ना, मैं प्रिपेयर करके आता तुम लोग। ये तो रैंडम ही है ना सर, जो पहले आया दिमाग। अभी तो आप बताइए जी कि आपका जिंदगी में पूरा मतलब लाइफ हिस्ट्री में है, फ्रॉम द टाइम आप जब बॉर्न हुए थे, आपने फर्स्ट डायपर पहना था, टू द टाइम दैट यू आर एंकरिंग टुडे, सबसे अनकंफर्टेबल ऑकवर्ड मोमेंट कौन सा था, उसको डिस्क्राइब कीजिए। वाह, ये पूछा सवाल। मेरा जब मैंने पहली बार एंकरिंग शुरू की ना सर IBN 7 में, तो मुझे लाइव एंकरिंग का बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं था, जीरो एक्सपीरियंस। जब शुरू में हुआ क्या कि मुझे लाइव का बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं था, मुझे एंटरटेनमेंट शो लाइव करने के लिए बोला गया और पढ़ते पढ़ते मैं ठीक ठाक कर रही थी, टेलीप्रॉम्प्टर जंप कर गया। तो अब मुझे टेलीप्रॉम्प्टर जंप करना क्या होता है ये भी नहीं पता था, तो वो ऊपर नीचे हो गई स्क्रिप्ट, मैंने किसी तरह संभाला। उसके बाद मुझे संजीव पालीवाल सर ने कहा कि नहीं तुम रेडी नहीं हो, तुम पहले न्यूज एंकरिंग करो रात के 12 बजे की। हाँ। तो रात के 12 बजे की जब न्यूज एंकरिंग की तो पहले ही दिन ब्रेकिंग आ गई और मुझे कोई आइडिया नहीं कि ब्रेकिंग कैसे लेते हैं, क्या होता है, और मुझे पीसीआर से सिग्नल आया कि एडलिप करो। हाँ। मुझे उसका मतलब भी नहीं पता था और मैं खड़ी हूँ ऑन एयर। मुझे कह रहे अरे अपनी तरफ से कुछ बोलो। अब मैं दैट वाज द मोस्ट एम्बैरेसिंग मोमेंट, क्योंकि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है ये, और आई वाज टोटली ब्लैंक। तो वो एक मोमेंट है जो इनिशियल एंकरिंग के टाइम के जो गूफअप्स हैं वो मैं आज तक याद करती हूँ कि मैं ऑन एयर कितनी गलतियां करती थी, और आई थिंक ओपी को भी थोड़ा आइडिया होगा उस वक्त का। नमिता ने बहुत सारे शो एंकर किए सर, मुझे वकास देना, आपके बारे सवाल आएगा। आपका जो शो है अनटोल्ड स्टोरी है ना? हाँ जी, अनटोल्ड स्टोरीज। हाँ जी, अनटोल्ड स्टोरीज। और अनटोल्ड स्टोरीज में आपने कितने लोगों का इंटरव्यू किया अब तक? अभी तक अगर टिल डेट तक हम 15 लोगों को कर चुके हैं, जिसमें कि 4 15 लोगों में से आपको सबसे फेक पर्सन कौन लगा और आपको वो आदमी फेक क्यों लगा 15 लोगों से? अब इसके मतलब ये क्वेश्चन का आपको मतलब जवाब देना ही पड़ेगा, और इसके बाद आपका फैन बेस थोड़ा रिड्यूस होगा। शायद फेसबुक में अनफ्रेंड भी कर दे, पर आपको कुछ ना कुछ तो मतलब विदाउट इसमें मैं आपको थोड़ा सा मतलब झील दे देता हूँ। आप मतलब वो आदमी का नाम अगर नहीं लेना चाहे तो नहीं ले सकते हैं, पर आप ये बताइए कि आपको मतलब अनकंफर्टेबल लगा हो, आपको ऐसा लगा हो कि मतलब 1 घंटा खींचने में आपको ऐसा लगा हो कि आप मतलब मिलिट्री का शक्तिमान ट्रक चला रहे हैं, वो भी और ऐसा लग रहा है वो भी फंस गया। लेकिन सर ने एक बहुत अच्छा बचने का दे दिया कि नाम नहीं ले सकते। ये बात सच्ची है, नमिता भी इसमें हाँ बोलेगी। सर सारे गेस्ट आने से पहले हम बहुत चर्चा करते हैं, उनके बारे में बात करते हैं और देखते हैं कैसा होगा, लेकिन टच वुड हर गेस्ट ने आनंद किया, एक गेस्ट को छोड़कर। अभी एयर नहीं हुए वो, कुछ दिन पहले आए। सर जी हमारे पहले सवाल के बाद जो फर्स्ट सवाल क्वेश्चन हम करते हैं, दूसरे सवाल का ड्यूरेशन 1.25 घंटा था।
और 2.5 घंटे शो चला, बैटरी खत्म हो गई, हो गया वो, हमने सर नींद आ रही। उसके बाद शो के बाद मैंने 2.5 घंटा इधर रिकॉर्डिंग टाइम, 2.5 हमारे पास हमने फर्स्ट क्वेश्चन पूछा, उसके बाद 45 मिनट्स हम बस सुन रहे थे। इट मींस उस बंदे की क्रिएटिविटी इतनी थी कि वो नौकरी लेने कहीं गए तो वो ये भी बता रहा था कि बाथरूम का नंबर इतना था, राइट में था, कैबिन इतने थे, ये था, वहां से वहां गया, वहां। अबे भाई हम क्या सर जी, लगे आपने छोटी नाम नहीं लेंगे, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग शो था। गेस्ट बड़े अच्छे हो गए, अनफ्रेंड हो गए वैसा। भाई साहब नमिता, अपने अब ये वाला क्वेश्चन हम हटाएंगे अपने उसमें से, गेस्ट को नहीं बोलेंगे कि हमसे कोई सवाल पूछो। ये गेस्ट तो निचोड़ के रख देते हैं। हाँ, ये तो सुनार की एक लोहार वाला काम हो गया है। ये क्वेश्चन ही हटा देंगे हम। हाँ, ये हम अपने ऊपर हंटर मरवा रहे हैं, गेस्ट बजा डालते हैं, और कर्मा ने तो कर दिया। सर ये बताइए, सच्ची बताना, आपने आज तक ना नेशनली, इंटरनेशनली, स्पोर्ट्स हो, फिल्म इंडस्ट्री हो, पॉलिटिक्स हो, हर क्षेत्र के हर बड़े नामी या छोटे हर किरदार के इंटरव्यू लिए। हाँ। सबसे बढ़िया, सबसे मनपसंद आपको कौन है, ओपी या नमिता में से? बोमन ईरानी। तो इस शो के बारे में अगर आपको कुछ कहना है तो आप कह सकते हैं। ना कहूं तो ये वाला आंसर एक्सपेक्ट नहीं किया। तो ये भी हमारे लिए बहुत बड़ी चीज है सर। मतलब हम लोग आज हम ऐसे शो में आए, बहुत अच्छा लगा। मुझे लगता है कि अगर ये पूरे वर्ल्ड के शो को रेटिंग किया जाए तो अफगानिस्तान के अंदर ये शो नंबर 1 आएगा, क्योंकि अफगानिस्तान के लोगों को समझ में नहीं आएगा कि आज ये बोला क्या गया है। समझ में आ जाए उनको, आज उनके मतलब उनका टाइम बहुत मतलब मुश्किल जा रहा है, इसलिए ऐसा कॉमेडी शो भी उनके लिए मतलब थोड़ा सा सुनाना पड़ेगा। तो ये ओपी, हम हर एक गेस्ट को इतना ज्यादा उनके प्लेयर्स को निकालने की कोशिश करते हैं। कर्मा सर ने आज हम दोनों की जो बैंड बजाई है वो on a serious note, I really enjoyed this Untold story. आप हमारे शो में आए सर, और अब सच्ची बोले कि इतना आनंद आया। जिन बातों को आपने तरीके से, गंभीरता से अपने जिंदगी के उस पहलू को हमारे साथ शेयर किया, और हंसी मजाक तरीके से, आज आपका एक दूसरा रूप देखने को मिला जो बहुत ही प्यारा सा है, बहुत इनोसेंट है, बहुत सच्चा है, और आप बात वैसे ही करते हो जो आपके अंदर रहती है, चाहे वो स्क्रीन पे रही हो चाहे आज रही हो। आपने दिल खोल के कहा है। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच कर्मा सर, आप हमारे शो पर आए, हमें टाइम दिया और इतनी मजेदार बातें हमसे की, और हमारी बहुत टांग खींची आपने आज। बिल्कुल, मैं सभी दर्शकों को, सभी फैमिली को अनटोल्ड स्टोरी विद ओपी एंड नमिता की तरफ से थैंक यू सो मच शो देखने के लिए, और दोनों की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। थैंक यू सो मच। बाय।